जय हिंद दोस्तों। आज हम चैप्टर 6 करेंगे जैव प्रक्रम। आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा लेंथी है, इसलिए हम इसको पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आज हम इसका पहला पार्ट करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, विषाणु के अंदर आणविक गति कब तक नहीं होती? तो इसका उत्तर है जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते। तो दोस्तों, विषाणु जो है जब तक किसी कोशिका के संपर्क में नहीं आएगा तब तक एक निर्जीव रहेगा, लेकिन जैसे ही किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आएगा तो वह जीवित हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, जीवों के शरीर में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, उसको बोलते हैं जैव प्रक्रम। चलिए, इसको एक उदाहरण की मदद से समझ लेते हैं। जैसे मशीनों के लगातार कार्य करने से उसमें टूट फूट का काम होता है और उसको रिपेयर की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही हमारी कोशिकाओं में भी टूट फूट होती रहती है और कोशिकाओं को लगातार अनुरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो जो भी प्रक्रम इसमें सम्मिलित होते हैं उनको बोलते हैं जैव प्रक्रम। तीसरा प्रश्न है, जैव प्रक्रम के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? उत्तर है ऊर्जा की। किसी भी काम को करने के लिए दोस्तों ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार जैव प्रक्रम के काम के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चौथा प्रश्न है, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है पोषण। यानी कि जो हम भोजन खाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन किन अणुओं पर आधारित है? इसका उत्तर है कार्बन अणु पर। छठा प्रश्न है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को और क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। सातवां प्रश्न है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग क्या कहलाता है? इसका उत्तर है श्वसन। आठवां प्रश्न है, शरीर के अंदर भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किस तंत्र की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है वहन तंत्र, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। नौवां प्रश्न है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? इसका उत्तर है उत्सर्जन। तो हमारे शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं जिनकी शरीर को आवश्यकता नहीं होती है, तो उनको शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। 10वां प्रश्न है, वे कौन से जीव हैं जो अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं? इसका उत्तर है स्वयंपोषी जीव। 11वां प्रश्न है, स्वयंपोषी जीवों के उदाहरण बताओ। उत्तर है सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु। 12वां प्रश्न है, जीवों द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है जैव उत्प्रेरक का। 13वां प्रश्न है, जैव उत्प्रेरकों को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है एंजाइम। 14वां प्रश्न है, विषमपोषी जीव जीने के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किस पर आश्रित होते हैं? तो इसका उत्तर है स्वपोषी जीवों पर। तो विषमपोषी जीवों के उदाहरण हैं जंतु और कवक। 15वां प्रश्न है, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता किस प्रक्रम द्वारा पूरी होती है? तो इसका उत्तर है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो दोस्तों, स्वपोषी जीव जैसे कि हरे पौधे अपना भोजन है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। 16वां प्रश्न है, पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते उन्हें किस रूप में संचित कर लिया जाता है? दोस्तों, इसका उत्तर है मंड के रूप में। 17वां प्रश्न है, हमारे द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में किसके रूप में संचित हो जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है ग्लाइकोजन के रूप में। 18वां प्रश्न है, क्लोरोफिल क्या करता है? इसका उत्तर है प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो जो हरे पौधों में हरे पत्तों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है वो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। 19वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को किस में बदला जाता है? तो इसका उत्तर है रासायनिक ऊर्जा में। 20वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में जल के अणुओं का विघटन किस में होता है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो जल का आप सूत्र जानते ही हैं, H2O होता है।
जिसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाती है। 21वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किस में होता है? तो इसका उत्तर है कार्बोहाइड्रेट में। 22वां प्रश्न है, जीरोफाइट पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्या बनाते हैं? तो इसका उत्तर है मध्यस्थ उत्पाद। और दिन में क्या करते हैं? क्लोरोफिल से ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद यानी कि अपना भोजन बना लेते हैं। 23वां प्रश्न है, पत्ती में हरे रंग के कोशिकांग क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर है क्लोरोप्लास्ट। तो दोस्तों, जब भी आप हरी पत्ती को ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर आपको हरे रंग के छोटे छोटे बिंदु दिखाई देंगे, उन्हीं को कोशिकांग बोलते हैं, जिनका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। 24वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो इसका उत्तर है पत्ती की सतह पर उपस्थित रंध्रों से। जो हरी पत्ती होती है उसके ऊपर रंध्र उपस्थित रहते हैं दोस्तों, जिनकी मदद से जो पौधे होते हैं वो अपने अंदर गैसों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि एक किस्म से सांस लेते हैं। 25वां प्रश्न है, पत्तियों के अलावा गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है तना और जड़ से। जो पत्ती होती है, ज़्यादातर सांस पत्ती से ही लिया जाता है, यानी कि ज़्यादातर गैस का आदान प्रदान पत्तियों से ही होता है, लेकिन कुछ मात्रा में तना और जड़ से भी गैस का आदान प्रदान होता है। तो 26वां प्रश्न है, रंध्रों से किस चीज़ की हानि होती है? इसका उत्तर है जल की। तो जो पौधे की पत्तियां होती हैं दोस्तों, उसमें रंध्र होते हैं जिसके अंदर से गैसों का आदान प्रदान होता है, लेकिन उन्हीं के साथ साथ जल की हानि भी होती है। जो जल होता है वो वाष्प के रूप में रंध्रों से बाहर निकलता रहता है। तो 26वां प्रश्न है, छिद्रों का खुलना और बंद होना किसका कार्य है? तो इसका उत्तर है द्वार कोशिकाओं का। 27वां प्रश्न है, स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति कहाँ से करते हैं? तो इसका उत्तर है जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से। जो धरती पर उगाए गए पौधे होते हैं वो अपनी जल की आवश्यकता जड़ों द्वारा पूरी करते हैं, जो मिट्टी में धसी रहती हैं, वहीं से जल के अवशोषण को लगातार करती रहती हैं। 28वां प्रश्न है, पौधों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम जैसे पदार्थ कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका उत्तर है मिट्टी से। प्रश्न 29 है, जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस में बदलते हैं? इसका उत्तर है नाइट्राइट में। 30वां प्रश्न है, फफूंदी, यीस्ट तथा मशरूम आदि में भोजन का विघटन कहाँ होता है? तो इसका उत्तर है शरीर के बाहर। 31वां प्रश्न है, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो इसका उत्तर है शरीर के अंदर। प्रश्न नंबर 32, अमीबा किसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है? तो इसका उत्तर है अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्त से। तो अमीबा दोस्तों एक कोशिकीय जीव होता है, और जब भी भोजन का कोई कण उसके सामने आता है तो वह अपने शरीर के आकार को एक अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्त के रूप में बदल लेता है। प्रश्न 33, अमीबा में जटिल पदार्थों का विघटन कहाँ होता है? तो इसका उत्तर होता है खाद्य रिक्तिका में। प्रश्न 34, पैरामीशियम कैसा जीव है? तो दोस्तों ये भी एक कोशिकीय जीव होता है। 35वां प्रश्न है, मनुष्य में मुंह से गुदा तक की लंबी नली को क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं आहार नाल। प्रश्न 36 है, मनपसंद भोजन को देखकर मुंह में आने वाले पानी को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है लार या लालारस। आपको पता ही होगा, जब भी हम कोई मनपसंद भोजन देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है। तो दोस्तों वो सिर्फ पानी नहीं, वो लार होता है, या उसको हम बोलते हैं लालारस। 37वां प्रश्न है, लालारस कहाँ से निकलता है? तो इसका उत्तर है लाला ग्रंथि से। 38वां प्रश्न है, जीभ का क्या काम होता है? तो इसका उत्तर है भोजन में लार को अच्छी तरह मिलाना। जो जीभ होती है वो लार को भोजन के अंदर अच्छी तरह से मिला देती है। 39वां प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? इसका उत्तर है लार एमिलस। तो दोस्तों लार के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लार एमिलस। तो प्रश्न 40 है, मंड को सरल शर्करा में कौन तोड़ता है? तो इसका उत्तर है लार एमिलस।
तो लार का दोस्तों दो काम होते हैं। एक तो वह भोजन को गीला कर देती है ताकि गले के अंदर यानी आहार नाल में जब भोजन जाए तो कोई दिक्कत ना आए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम है वो है मंड को सरल शर्करा में तोड़ना। प्रश्न 41 है, मुंह से अमाशय तक भोजन किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो इसका उत्तर है भोजन ग्रसिका या इसोफेगस। तो मुंह से लेकर अमाशय तक का जो रास्ता जो आहार नली कहलाती है उसका नाम होता है इसोफेगस। 42वां प्रश्न है, अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा किसका स्रावण होता है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है पेप्सिन तथा श्लेष्मा होता है। तो 43वां प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो किस एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है? इसका उत्तर है पेप्सिन एंजाइम। 44वां प्रश्न है, अमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा कौन करता है? तो इसका उत्तर है श्लेष्मा। तो दोस्तों जो हमारे अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो बहुत ही प्रबल अम्ल होता है जिससे हमें हानि हो सकती है, लेकिन उस अम्ल से हमारी रक्षा करता है श्लेष्मा। 45वां प्रश्न है, अमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करता भोजन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका उत्तर है अवरोधिनी पेशी द्वारा। 46वां प्रश्न है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो इसका उत्तर है छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत। 47वां प्रश्न है, घास खाने वाले जंतुओं की छोटी आंत कैसी होती है? तो इसका उत्तर है लंबी। दोस्तों जो घास खाने वाले जंतु होते हैं उनको सेलुलोज पचाना होता है और सेलुलोज पचाने के लिए एक लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। प्रश्न 48 है, मांस खाने वाले जंतुओं की छोटी आंत कैसी होती है? तो इसका उत्तर है छोटी। जो मांस खाने वाले जंतु हैं मांस का पाचन जल्दी हो जाता है इसलिए छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो 49वां प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन स्थल कौन सा है? इसका उत्तर है छोटी आंत या क्षुद्रांत। तो दोस्तों हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन होता है, पूर्ण रूप से पाचित हो जाती है, वो छोटी आंत में होती है। 50वां प्रश्न है, यकृत से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका उत्तर है पित्रस जो कि एक क्षारीय माध्यम तैयार करता है। तो दोस्तों हमने इस चैप्टर के 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे दीजिएगा। धन्यवाद।